वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म, देश या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है और यहाँ पे थोड़े 18 प्लस मोमेंट्स हो सकते हैं। तो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो प्लीज़ अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। जय अपने कमरे में शांति से बैठा हुआ होता है कि तभी सुरभि वहाँ पे आती है और कहती है कि इस संदूक का क्या किया जाए। और वो अपने साथ एक संदूक लेके आई थी। जय जो होता है ना, वो उस संदूक को अपने पास रखता है और उसको ओपन करता है। उसके अंदर से उसको वही 5 ग्रास मिलती है जो बियॉन ने ली थी। और कहता है कि मुझे इस ग्रास को नहीं रखना चाहिए, असल में इसके ऊपर हक निहारिका और राहुल का है। फिर जो सुरभि होती है वो कहती है कि लेकिन तुम उसे दोगे कैसे, वो लोग तो वापस नहीं लेंगे। तो जय जो होता है वो कहता है कैसे भी करके मुझे ये ग्रास उनको वापस करनी ही होगी। और फिर वो बाकी चीज़ों के बारे में सोचने लगता है और बाकी चीज़ों को ढूंढ ही रहा था कि तभी उसको उसके अंदर से 2 क्रिस्टल मिलते हैं जो कि एक स्क्वायर शेप में थे। और उसको पता चल जाता है कि ये वही स्क्वायर शेप का क्रिस्टल है जिसकी वजह से बियॉन ने इतना बड़ा धमाका कर दिया था और बहुत सारे लोग मारे जा चुके थे उस धमाके के अंदर। जय जो होता है वो संभाल के उन क्रिस्टलों को अपने से दूर रखता है क्योंकि उसको पता था कि वो बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ है। और कहता है कि इसको राहुल को वापस कर देना चाहिए क्योंकि इसको अगर मैं अपने पास संभाल के रखूँगा ना तो मुझे डर रहेगा कहीं ये धमाके में फट ना जाए। मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करता है। और रही बात, इसके ऊपर हक तो निहारिका का ही होना चाहिए क्योंकि उसने ही बियॉन को मारा था, मैंने नहीं। और जो सुरभि होती है वो कहती है कि बाकी चीज़ों का क्या करे। फिर जय बाकी चीज़ों को देखने लगता है। बाकी चीज़ें बिल्कुल सेम थी, सिर्फ 2 किताबें बची हुई थी। वो उन दोनों किताबों को अपने पास रखता है और कहता है कि इन किताबों का किस तरह से इस्तेमाल किया जाए ना, इसके बारे में जानने के बाद मैं तुम्हें और आनंदी दोनों को बताऊंगा। और फिर वो उन दोनों किताबों को अपने पास रख लेता है। और सुरभि के जाने के बाद वो सिस्टम को बाहर बुलाता है। और सिस्टम असल में सुरभि देख नहीं सकती थी लेकिन फिर भी उसने सिस्टम को वहाँ पे उसके जाने के बाद बाहर बुलाया। बाहर बुलाने के बाद वो सिस्टम के सामने उन दोनों किताबों को रखता है और कहता है कि क्या वो जो किताब है मिस्टीरियस, क्या वो इन दोनों किताबों को एक्सेप्ट कर सकती है? फिर जो सिस्टम होता है ना, वो उन दोनों किताबों को स्कैन करता है और कहता है कि नहीं, अभी भी इसके अंदर 1000 गलतियों को तुम सुधार लोगे ना, तब जाके ये दोनों के दोनों किताब एक्सेप्ट हो पाएगी। फिर जो जय होता है वो कहता है कि इसके अंदर अभी भी 1000 गलतियाँ है, 1000 गलतियों को सुधार देने के बाद क्या ये परफेक्ट बन जाएगी? सिस्टम कहता है कि नहीं, कोई भी चीज़ इस दुनिया में परफेक्ट नहीं होती है, लेकिन तुम किसी भी चीज़ को बेहतर से बेहतर कर सकती हो। जय जो होता है वो समझ जाता है सारी बातों को और वो कुछ और पूछे उससे पहले सिस्टम की आवाज़ बंद हो जाती है। फिर जय कहता है कि मैं जब-जब इसको कुछ पूछने जाता हूँ, ये बंद कर देता है अपनी आवाज़ को। सिस्टम फिर आवाज़ देता है और कहता है कि अगर आपको कुछ पूछना है, अगर कोई प्रश्न है, तो वो तुम मुझसे पूछ सकते हो, लेकिन उसके लिए सिस्टम पॉइंट लगेंगे और साथ ही साथ उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि वो प्रश्न कितने पॉइंट का है। और तुम्हारे पास अभी के टाइम पे सिर्फ 5 सिस्टम पॉइंट है। पूछो तुम्हें जो पूछना है। जय जो होता है ना, वो अपने दाँत बींच लेता है, लेकिन फिर भी पूछता है कि अगर यहाँ पे स्पिरिचुअल एनर्जी है, वो सारी चीज़ें हैं, वो तो मुझे पता है। लेकिन इस दुनिया के अंदर शरीर के अंदर झटके लगना और ब्रेक थ्रू पॉइंट होना, ये सारी चीज़ें क्या है? वो सारी चीज़ें तो हमारी दुनिया में बिल्कुल भी नहीं थी। सिस्टम जो होता है ना, वो कहता है कि इस प्रश्न के बदले में 3 पॉइंट कटेंगे। जय कहता है कि ठीक है। तभी उसके सिस्टम के अंदर से आवाज़ आती है डींग करके और उसके 3 पॉइंट कट चुके थे। सिस्टम जो होता है ना, वो फिर कहता है कि तुम्हारी दुनिया और इस दुनिया के जो नेचर के लॉ है ना, वो अलग-अलग है और नेचर तो एक ही है लेकिन लॉ अलग-अलग है। उसके अलावा तुम्हारी दुनिया के अंदर भी ये सारी चीज़ें मौजूद है, लेकिन तुम लोग इसका इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुम्हारी दुनिया के अंदर जो लॉ है ना, वो पूरी तरह से अलग है। और उस लॉ के हिसाब से तुम्हें सबसे पहले अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा ही क्लीन करना पड़ेगा और उसके साथ-साथ अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा मजबूत करना पड़ेगा। लेकिन तुम्हारी बॉड दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारी दुनिया में बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। तुम जितनी बार साँस लेते हो ना, उतनी बार तुम अपने शरीर के अंदर एक पॉल्यूशन को इन्हेल करते हो। उसके साथ-साथ तुम्हारी दुनिया में लग रहा होगा तुम्हें कि तुम अच्छे से साँस ले रहे हो, लेकिन तुम पॉल्यूशन के अलावा कुछ भी नहीं ले रहे हो। लेकिन पॉल्यूशन मेन प्रॉब्लम नहीं है, दूसरा प्रॉब्लम है तुम्हारी ईज़ीनेस। टेक्नोलॉजी ने तुम्हें बहुत सारी चीज़ें दी, टेक्नोलॉजी बुरी नहीं है, लेकिन तुम टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके अपने आप को और से और ज़्यादा अपनी लाइफ़ को ईज़ी से ईज़ी बनाने की कोशिश करते हो, जिसकी वजह से तुम्हारा लाइफ़ स्पैन तो घट रहा है, साथ ही साथ तुम्हारे अंदर बहुत सारी बीमारियाँ और भी बहुत सारी चीज़ें पनपने लगती है क्योंकि तुम्हारे अंदर इतनी ज़्यादा ताकत ही नहीं होती है कि तुम अपने आप को पावरफुल बना पाओ। तुम्हारी दुनिया के अंदर भी स्पिरिचुअल एनर्जी है, लेकिन तुम्हारे एरा के अंदर इतनी ज़्यादा गाढ़ी नहीं है, वो बहुत ज़्यादा कम बच चुकी है। लेकिन फिर भी तुम्हारे शरीर के अंदर वो स्पिरिचुअल एनर्जी जाती है, लेकिन तुम्हें पता नहीं चलता है। वो तुम्हारे शरीर के अंदर तुम्हारे फ़ायदा पहुँचाती है,
लेकिन इतना भी ज़्यादा नहीं पहुँचाती है, जितना असलियत में पहुँचाना चाहिए। क्योंकि तुम लोग स्पिरिचुअल एनर्जी को सेंस ही नहीं कर पाते हो, उसको अच्छे से इन्हेल करने की तो दूर की बात है, और साथ ही साथ तुम्हारी दुनिया में कोई भी स्पेसिफिक टेक्निक नहीं है। शायद एंशिएंट टाइम में हो सकती है, लेकिन तुम्हारे एरा के अंदर बिल्कुल भी कोई ऐसी टेक्निक नहीं है जो कि अपनी बॉडी को बहुत ज़्यादा अच्छे से ट्रेन कर सके, अपनी बॉडी को क्लीन कर सके, और साथ ही साथ अपनी बॉडी के अंदर उस स्पिरिचुअल एनर्जी को इन्हेल कर सके। क्योंकि तुम्हारी दुनिया में जितने भी लोग हैं ना, उनमें से ज़्यादातर लोगों के शरीर बहुत ज़्यादा गंदे हैं, और कुछ लोग हैं जो कि ट्रेनिंग करते हैं बहुत ज़्यादा अच्छे से, लेकिन उनकी ट्रेनिंग भी उतनी ज़्यादा अच्छी और एफिशिएंट नहीं है जितनी होनी चाहिए। इस वजह से तुम्हारी दुनिया के अंदर ये सारे झटके-बटके लगते नहीं हैं। लेकिन फिर भी तुम्हारी लोगों के अंदर इम्प्रूवमेंट हो रही है, जब-जब वो एक्सरसाइज़ करते हैं या ऐसा कुछ करते हैं। तुम लोगों को भी एक्सरसाइज़ करने के कुछ टाइम तक पेन तो रहता ही होगा। यानी तुम्हारे अंदर भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, तुम्हारी हड्डियाँ मजबूत बन रही है। लेकिन वो प्रोग्रेस भी धीमी हो जाती है जब तुम बहुत ज़्यादा आगे बढ़ जाते हो, क्योंकि तुम्हें एक मेजर ब्रेक थ्रू की ज़रूरत होती है, लेकिन तुम्हें नहीं पता कि किस तरह से किया जाए वो मेजर ब्रेक थ्रू। और तुम ज़्यादा कोशिश करने की कोशिश करते हो ना, तो या तो तुम अपने आप को किसी तरह से डैमेज करवा लेते हो, या किसी और तरह से तुम्हें नुकसान ही होता है। लेकिन तुम्हें सही मार्ग पता ही नहीं है कि आगे कैसे बढ़ा जाए, और इस दुनिया के अंदर तुम सारी चीज़ों को महसूस कर सकते हो। और रही बात तुम्हारी दुनिया के अंदर, तो तुम्हारी दुनिया के अंदर मुझे लगता है कि एंशिएंट टाइप में बहुत ज़्यादा पावरफुल लोग रहा करते थे, लेकिन तुम लोगों को उसके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है। शायद से उन्होंने ही अपनी हिस्ट्री को मिटा दिया था, क्योंकि ऐसा एरा आने वाला था ना, जिसके अंदर स्पिरिचुअल एनर्जी बहुत ज़्यादा कम बच चुकी है। इस वजह से तुम्हारी दुनिया में ये सारी चीज़ें बिल्कुल भी मौजूद नहीं है। जय कहता है कि ये सारी चीज़ें हैं। फिर जय को अपने दिमाग में पता नहीं क्या आता है, लेकिन वो कहता है कि लेकिन तुम तो अभी के टाइम पे लेवल 1 पर हो ना, तो ये सारी चीज़ें तुम कैसे कर पा रहे हो? सिस्टम जो होता है ना, वो कहता है कि इसके लिए 2 पॉइंट लगेंगे। जो जय होता है ना, वो दाँत भेजते हुए 2 पॉइंट दे देता है। सिस्टम जो होता है वो कहता है कि ये तो नॉर्मल सी बात है। ये तो नॉर्मल सी कैलकुलेशन थी, इस वजह से मैंने तुम्हें बताई। लेकिन रही बात एंशिएंट टाइम वाली बात की, तो वो तो सिर्फ़ मेरा एजम्पशन था। पक्के तौर पे मैं श्योर नहीं हूँ। और रही बात वो एजम्पशन मुझे कैसे आया, तो वो मैंने तुम्हारी ब्लड लाइन से महसूस किया। क्योंकि तुम्हारे और सुरभि और जो वो लड़की आनंदी थी ना, इन तीनों की ब्लड लाइन के अंदर मुझे कुछ अलग-सा महसूस हुआ। इस वजह से मैंने सेंस किया उस ब्लड लाइन को। जय जो होता है ना, वो ये सारी चीज़ें सोच ही रहा था, लेकिन उसने ये बात पे ध्यान ही नहीं दिया था कि जो सिस्टम था ना, उसने अपनी आवाज़ बंद कर दी थी। और जो जय होता है, वो फिर से उसको कुछ प्रश्न पूछने के लिए जाता है, लेकिन इस बार सिस्टम बिल्कुल भी जवाब नहीं देता है, क्योंकि सिस्टम पॉइंट ही नहीं बचे थे, इस वजह से। जो जय होता है ना, वो कहता है कि साला लालची सिस्टम। क्या सिस्टम लड़की होगा या फिर लड़का? जय सोचने लगता है। फिर जय अपने आप को ठीक करता है और कहता है कि मैं ये सब कुछ क्या सोच रहा हूँ? पता नहीं मेरा दिमाग कितना गंदा हो चुका है। मैंने अपने पिछली दुनिया के अंदर बहुत सारी ऐसी-वैसी नॉवेल्स, वेबटून्स और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी है, जिसकी वजह से मेरा जो दिमाग है ना, मुझे लगता है कि गंदा हो चुका है। मुझे इसको साफ़ करना होगा यहाँ पे ट्रेनिंग कर के। फिर वो ट्रेनिंग से याद आता है कि सुरभि ने उसको जो दिया था ना, वो उसको वापस देने के लिए भी जाना है, और वो सुरभि को वापस बुलाता है। जो सुरभि होती है वो कहती है कि लेकिन तुमने मुझे बाहर क्यों निकाल दिया था अगर तुम्हें वापस बुलाना ही था? जय जो होता है वो कहता है कि कुछ नहीं, कुछ खास ट्रेनिंग कर रहा था। सुरभि जो होती है वो कहती है क्या निहारिका को वापस देने के लिए नहीं जाना है? जय कहता है कि हाँ जाना है, लेकिन आनंदी कहाँ पे है? जो सुरभि होती है वो कहती है कि आनंदी जो है ना वो सो रही है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा थक चुकी थी इस वजह से। सुरभि कहती है कि चलो जाओ जाके उस संदूक को लेके आओ। जय जो होता है ना, वो उस संदूक को लेके आता है और सुरभि के साथ निहारिका के कोर्टयार्ड की तरफ निकल पड़ता है। वो जो हवेली थी ना, वो बहुत ज़्यादा बड़ी थी, लेकिन निहारिका का कोर्टयार्ड ज़्यादा दूर नहीं था। कुछ टाइम बाद वो लोग निहारिका के कोर्टयार्ड तक पहुँच जाते। वहाँ पे जो राहुल होता है ना, वो भी था, और साथ ही साथ जो निहारिका का फादर था ना, वो भी वहाँ पे था। जय जो होता है ना, वो बहुत जल्दी वहाँ पे पहुँच जाता है। पहुँचने के बाद वो कहता है कि मैं तुम्हें कुछ देना चाहता हूँ, और वो निहारिका को वो संदूक आगे करता है और कहता है कि इसके अंदर 5 ग्रास और वो 2 क्रिस्टल थे, स्क्वायर शेप के, जिसका इस्तेमाल करके बियॉन ने धमाका किया था ना, असल में मैं आपको वापस करने के लिए आया हूँ, क्योंकि मैंने वहाँ पे चोरी कर ली थी, मतलब कि इसको ले लिया था उसके साथ-साथ। वहाँ पे हम जब भाग रहे थे ना तब, जो निहारिका होती है ना, वो उसको खोलती है और कहती है कि नहीं, मुझे ये नहीं चाहिए, इसको तुम अपने पास रखो क्योंकि ये तुम्हारी चीज़ है। जो जय होता है ना, वो कहता है कि लेकिन मैंने उस वक़्त कुछ भी नहीं किया था, मेरी वजह से ये सब मुसीबत में पड़े थे। और ये मैं कैसे ले सकता हूँ? अगर मैं इसको लूँगा ना तो मुझे बहुत ज़्यादा दुःख होगा। निहारिका कहती है कि ले तो हम भी नहीं सकते। जो राहुल होता है ना, वो कहता है कि जय तुम्हें अपने पास वापस रख लेना चाहिए इसको। जो जय होता है वो भी कहता है कि नहीं, मैं इसको वापस बिल्कुल भी नहीं ले सकता हूँ, क्योंकि जब-जब मैं इसको देखता हूँ ना, तब-तब मुझे उन मरे हुए लोगों की याद आती है और मुझे बहुत ज़्यादा रिग्रेट होता है। निहारिका जो होती है ना, वो कहती है कि ठीक है, तुम नहीं रख सकते, मैं भी नहीं रख सकती, तो इस सामान को हम खरीद लेते हैं। जो भी पैसे आए ना, उसका इस्तेमाल करके तुम उन लोगों को मदद कर देना।
जिसकी तुम मदद करना चाहते हो। यानी जो मर चुके हैं ना, उनके परिवार की तुम मदद कर सकते हो। वैसे भी हम लोग उनको देने ही वाले हैं पैसे अपनी तरफ से, लेकिन तुम अपनी तरफ से ये सब कुछ कर सकते हो। जय जो होता है ना, वो कहता है कि वो सब कुछ तो मैंने पहले ही सोच लिया था। अगर ये सारी चीज़ें नहीं भी होती ना, तब भी मेरे पास जो रिसोर्सेज़ बचे थे ना, उनसे उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकता था मैं। लेकिन इसके कितना प्राइस हो सकता है? फिर जो निहारिका होती है वो कहती है कि अपने फादर को कि इसका जो प्राइस होगा ना, वो आप जय को दे दीजिए और उन सारे लोगों की भी लिस्ट दे दीजिए जिन-जिन लोगों की वहाँ पे डेथ हो चुकी है। उसमें से कुछ लोग हमारी टीम के थे और कुछ लोग बाहरी टीम के थे। अगर तुम बाहरी टीम वालों की मदद करना चाहते हो तो तुम कर सकते हो, लेकिन हमारा फ़र्ज़ बनता था कि हम हमारी टीम वालों की ही मदद करें। आनंद जो होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, तुम 2 घंटे बाद मेरे कोर्टयार्ड पे आके इन सारे पैसों को ले जा सकते हो। अभी के टाइम पे इसकी कितनी कैलकुलेशन हो सकती है वो मुझे भी नहीं पता है, क्योंकि इनका प्राइस अलग-अलग हो सकता है। इस वजह से मुझे सारी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और रही बात तुमने जो पहले एलिक्सर बेचा था ना, उसकी भी प्राइस मतलब कि मुझे तय करनी होगी, क्योंकि अभी तक वो आया नहीं है मेरा नौकर। जो जय होता है वो कहता है कि ठीक है, फिर वो सुरभि के साथ वहाँ से निकल जाता है। जय फिर सोचता है कि मेरा एक चीज़ कहना तो रह ही गया। फिर वो निहारिका के पास वापस जाता है और कहता है कि मुझे तुमसे कुछ कहना है। फिर जो निहारिका होती है वो कहते हैं क्या? जो जय होता है वो कहता है कि असल में मुझे जानना है कि यहाँ पे एक तकनीक है कि कौन-कौन सी मिल सकती है और मुझे हथियार भी खरीदने हैं ताकि मैं अपने आप को पावरफुल बना सकूँ। जो आनंद होता है वो कहता है कि लेकिन तुम तो किसी पावरफुल स्काईलाइन से बिलॉन्ग करते हो ना। तुम्हें तो वहाँ से जो टेक्निकें मिली होगी वो यहाँ के मुकाबले तो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल होगी। इस बात पर जय कुछ भी नहीं बोल पाता है, लेकिन निहारिका बात को सँभालने के लिए कहती है, "असल में फ़ादर ये यहाँ की टेक्निकों को देखना चाहता था और वो देखना चाहता था क्या इस यहाँ की टेक्निक है उसके स्काईलाइन से ज़्यादा पावरफुल है कि नहीं है और उसके अलावा साथ-साथ ये शहर को भी घूमना चाहता था। मैं 2 घंटे बाद अपनी प्रैक्टिस ख़त्म करने के बाद इसको शहर घुमा के लेके आऊँगी। अभी के टाइम पे आप अपना काम करने के लिए जा सकते हैं।" जो आनंद होता है ना, वो कहता है कि ठीक है, क्या ही कह सकते हैं। गाइज़ यहाँ पे मैं निहारिका के फ़ादर को आनंद कह के बुलाऊँगा, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि वो आनंद है या आर्यन है, मुझे पक्के तौर पे नहीं पता है, लेकिन अगले वीडियो से मैं ध्यान रखूँगा। जो निहारिका होती है वो कहती है कि अभी के टाइम पे मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ, मैं बाद में तुमसे मिलने के लिए आऊँगी तुम्हारे कोर्टयार्ड पे। जय और सुरभि जैसे ही वहाँ से जाने वाले थे कि तभी वहाँ का एक नौकर भागते हुए आता है और कहता है कि मालिक, मालिक बहुत सारी दिक्कत हो चुकी है। जो वो आनंद होता है वो कहता है कि क्या क्या दिक्कत हो चुकी है? वो कहता है कि लांबा परिवार से रोहित लांबा मिलने के लिए आया है। जो आनंद होता है वो कहता है कि ये रोहित लांबा और कहता है कि ठीक है, तुम उसको गेस्ट हाउस में बैठाओ, मैं आता हूँ और निहारिका भी आ रही है। फादर मैं नहीं आ रही हूँ, आप उसको मना कर दीजिए। जो आनंद होता है वो कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता है, तुम्हें भी पता है, मुझे भी पता है, कि ये सब कुछ क्या हो रहा है। जो राहुल होता है वो कहता है कि मिस आपको मालिक की बात मान लेनी चाहिए, अगर आप नहीं मानोगे तो बहुत सारी दिक्कतें हो सकती है। निहारिका फिर अपने दाँत पीसती है और कहती है कि ठीक है, मैं आ रही हूँ। और राहुल होता है ना, वो जय और सुरभि को वहाँ से लेके जाने लगता है। जो जय होता है वो कहता है कि ये सब कुछ क्या हो रहा है? राहुल कहता है कि कुछ मत बोलो और गलती से भी तुम उस रोहित के सामने बिल्कुल भी मत आ जाना। राहुल इतना कहने के बाद वहाँ से चला जाता है। जय और सुरभि एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं, लेकिन वो लोग ज़्यादा कुछ भी नहीं बोलते और अपने कोर्टयार्ड की तरफ चले जाते हैं। जय जो होता है ना, वो वापस जाने के बाद सोचता है कि अब उसको उस मिशन के बारे में भी सोचना चाहिए। उसको उस मिशन को कंप्लीट करने के लिए सिर्फ 2 दिन ही है और 2 दिन के बाद वो मिशन जो है ना, वो इनकम्प्लीट माना जाएगा, अगर 2 दिन के अंदर वो कंप्लीट नहीं करता है तो। उसके अलावा वो निहारिका के बारे में सोचने से रोक ही नहीं पा रहा था अपने आप को और कहता है कि पता नहीं निहारिका के साथ क्या हो रहा है? क्या वो लड़का अच्छा है या फिर बुरा है? क्या उस लड़के के साथ उसकी शादी होने वाली है या क्या होने वाला है? मुझे कुछ भी नहीं पता है। और हम दूसरे सीन में देखते हैं एक 23 साल का लड़का जो कि राजसी आभा में एक सिंहासन के ऊपर बैठा हुआ था या फिर कहूँ तो एक कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था और उसके पीछे 2 लोग थे और उन दोनों को ले देख के भी लग रहा था कि वो दोनों साधारण इंसान तो बिल्कुल भी नहीं है। उन दोनों की आभा ही इतनी ज़्यादा खतरनाक थी कि आसपास के लोगों को घुटन सी महसूस करवा रही थी। उन्होंने अपने प्रेशर को दबा के रखा था, लेकिन फिर भी आसपास के जो लोग थे ना, उनके अंदर बहुत ज़्यादा दबाव महसूस हो रहा था, चाहे वो आनंद हो या फिर निहारिका हो। यहाँ तक कि जो नौकर थे ना, उनको तो अंदर भी नहीं आने दिया गया था, क्योंकि उन दोनों का प्रेशर ही बहुत ज़्यादा खतरनाक था। वो दोनों ने अपने प्रेशर को दबा के रखा था, तब भी उन दोनों का प्रेशर इतना ज़्यादा था। उसके अलावा वहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट बात होने वाली थी ना, इस वजह से आनंद ने किसी को भी अंदर नहीं आने दिया था। जो निहारिका होती है ना, वो कहती है कि हमारे परिवार के बीच में पहले से ही सारी बातें हो चुकी है, तो तुम मुझे यहाँ पे बार-बार परेशान करने के लिए क्यों आए हो? वो सारी बातें तुम्हें पता है फिर भी? फिर वो सामने वाला लड़का कहता है कि निहारिका, 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 क्या तुम मुझे बेवकूफ़ समझती हो? या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं कोई पागल इंसान हूँ? क्या मैं नहीं जानता कि तुम्हारे मास्टर कौन हैं?
तुम्हारे मास्टर कौन से स्काईलाइन से बिलोंग करते हैं। मैं सब जानता हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे आसपास बहुत सारे जासूस बिठा के रखे थे, क्योंकि मुझे पता था कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। और रही बात, मैं तुम्हारी मोम से ही अभी अभी मिल के आ रहा हूँ। तुम्हारे नाना ने पहले से ही सारी बातें क्लियर कर दी है, मुझे पता है। लेकिन मैं ये भी जानता हूँ कि तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहती हो। इस वजह से तुम तरह-तरह के बहाने ढूँढ रही हो ताकि मुझसे दूर जा सको। निहारिका कहती है कि हाँ, नहीं करना चाहती तुमसे शादी। लेकिन ये बात भी सच है कि मैं यहाँ पे शांति से कुछ टाइम तक रहना चाहती हूँ। इस वजह से मैं नहीं चाहती कि तुम्हारा कोई भी जासूस और कोई भी मुझे परेशान करे। जो सामने वाला लड़का होता है वो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बात पे इतनी आसानी से विश्वास कर लूँगा? तुम्हारी मॉम ने भी वैसा ही किया था आज से 25 साल पहले, और आज तुम भी वैसा ही कर रही हो। फिर निहारिका कहती है कि अपनी ज़ुबान पे लगाम दो। तुम क्या बोल रहे हो तुम्हें पता है? जो सामने वाला व्यक्ति होता है ना, वो बिल्कुल बेशर्मों की तरह बोलता है। हाँ, हाँ, पता है, पता है। जैसे तुम्हारी मॉम ने 25 साल पहले भाग के शादी की थी इस आदमी के साथ, वैसा ही क्या तुम भी करना चाहती हो? जो निहारिका होती है ना, उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है। लेकिन वो कुछ बोले उससे पहले ही एक दबंग सी आवाज़ आती है और कहती है कि जब तुम्हें पता है कि उसका मास्टर कौन है, फिर भी तुम इतनी दादागिरी कर रहे हो। और वहाँ से एक और बूढ़ा इंसान अंदर आता है, और उस बंदे का जो प्रेशर था ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। लेकिन उसने अपने प्रेशर को रिलीज़ नहीं किया था। और जो वो रोहित लांबा होता है ना, वो उसको देख के बहुत ज़्यादा डर जाता है और कहता है कि मुझे माफ़ कर दीजिए मास्टर वेन, मेरा आपको अपमान करने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर जो बाकी के 2 नौकर थे ना उसके, वो भी उसको प्रणाम करने लगते हैं। निहारिका का मास्टर फिर से दबंग आवाज में कहता है, मुझे लगता है कि मोहित लांबा ने आपको कुछ सिखाया नहीं है, रोहित लांबा। फिर जो रोहित लांबा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, उसके पैर थर थर काँप रहे थे। लेकिन जो रोहित लांबा होता है ना, वो फिर भी हिम्मत करके कहता है कि मैं आशा करता हूँ कि आप मुझे कोई भी सज़ा नहीं देंगे, क्योंकि आपको पता है कि ये शादी क्यों हो रही है और इस शादी में कौन-कौन से लोग शामिल हैं। वेन कहता है कि मुझे तो सब कुछ पता है, यहाँ तक कि मेरे स्काईलाइन के लीडर्स और भी बहुत सारे एल्डर्स को पता है। लेकिन शायद से मुझे लगता है कि लांबा परिवार का रोहित लांबा भूल चुका है ये बात, कि शादी जिसके साथ होने वाली है ना निहारिका की, वो तुम नहीं कोई और है। लेकिन तुमने अपना नाम कैसे लगा दिया? क्या तुम्हारी कोई और साजिश है, जो कि लांबा परिवार को अभी तक कुछ भी नहीं पता है? यहाँ तक कि सिर्फ तुम्हारी नहीं, बल्कि और भी बहुत सारे लोग हैं, जो कि अपने-अपने परिवार के खिलाफ अलग-अलग साजिशें बना रहे हैं। और वो क्यों बना रहे हैं, मैं सब जानता हूँ। क्या मैं नहीं जानता कि तुम क्या करने की कोशिश कर रहे थे यहाँ पे? जो रोहित लांबा होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। निहारिका जो होती है ना, वो अपने मास्टर के पास आती है और उनको ग्रीट करती है और कहती है कि क्या मेरी शादी जिसके साथ होने वाली थी, वो रोहित लांबा नहीं था? फिर जो वेन होता है ना, वो कहता है कि मैं कुछ समय से बाहर था, इस वजह से मैं तुमसे मिलने के लिए नहीं आ पाया था। मैं जानता हूँ कि पिछले कुछ टाइम से तुम्हें रोहित लांबा बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है और कह रहा है कि उसके साथ तुम्हारी शादी होने वाली थी। लेकिन वो ये रोहित लांबा नहीं है, वो कोई और है। फिर जो रोहित होता है ना, वो बहुत ज़्यादा घबरा चुका था, क्योंकि उसको लग रहा था कि आज उसकी ज़िंदगी ख़त्म ही होने वाली है। जो वेन होता है ना, वो कहता है कि वैसे क्या किया जाए तुम्हारे साथ? क्या मैं तुम्हें मार डालूँ? अगर मैं तुम्हें मार डालूँगा ना, तब भी लांबा परिवार चाहकर भी मुझे कुछ कह नहीं सकता है। फिर जो रोहित लांबा होता है ना, वो उसके कैब कदमों में गिर जाता है और कहता है कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिए। मैंने जो किया ना, मैंने ये सब कुछ जो है ना, वो किसी के बहकावे में आके किया था। जो वेन होता है, वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हैं, जो कि अलग-अलग तरीके से उन चीज़ों को बदलना चाहते हैं, जो चीज़ नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर पाएँगे। और रही बात तुम्हारी, तो तुम लांबा परिवार में वापस जाओ, क्योंकि तुम्हें सज़ा लांबा परिवार ही देगा। अब उसको पता चल चुका था कि सब खत्म हो चुका है, क्योंकि लांबा परिवार उसको और उसके परिवार को बिल्कुल भी नहीं छोड़ने वाला है। उसको बहकावे में नहीं आना चाहिए था। उसको लगा था कि वो अपनी पोजीशन को हाई कर सकता है लांबा परिवार में, और उसके जो फैमिली है ना, उसकी पोजीशन भी बहुत ज़्यादा हाई हो जाएगी अगर वो एक बार निहारिका से शादी कर लेता है। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो चुका है। अब उसको लग रहा है कि सब कुछ अंधेरे में जाने वाला है। उसको बिल्कुल भी उस बहकावे के चक्कर में नहीं आना चाहिए था। जो राहुल होता है ना, वो एक और बार विनती करता है वेन से, लेकिन जो वेन होता है ना, वो उसको उठा के पटक देता है बाहर, और जो उसके नौकर थे ना, वो भी वहाँ से चले जाते हैं। निहारिका को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो कहती है कि मास्टर, आपने इसको इतनी आसानी से क्यों छोड़ दिया? जो उसका मास्टर होता है ना, वो उसके सिर पे हाथ रखता है और कहता है कि अभी के टाइम पे तुम चिंता मत करो, उसको उसकी सज़ा मिल ही जाएगी। लेकिन अभी के टाइम पे कुछ भी मेरे हाथों में नहीं है, इस वजह से मैं कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। और जो निहारिका होती है ना, वो कहती है क्या मेरी शादी होने ही वाली है? वो कहता है कि हाँ, तुम्हारी शादी होने ही वाली है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है। तुम्हें ये शादी जितनी नॉर्मल दिखती है ना, वो इतनी नॉर्मल नहीं है कि 2 परिवार सिर्फ़ शादी करवा रहे हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। यहाँ पे बहुत सारे पावरफुल लोग जुड़े हुए हैं इस शादी के अंदर। इस वजह से मैं चाहकर भी इस मामले को नहीं रोक सकता हूँ।
जो निहारिका होती है ना, वो शांत हो जाती है। निहारिका का मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें यहाँ से लेने के लिए आया हूँ। निहारिका हाँ में सिर हिलाती है और फिर अपने फादर की तरफ देखती है और बड़े ही नाजुक आवाज़ में कहती है, फादर। लेकिन उसका फादर जो होता है ना, वो उसको वहीं पर रोक लेता है, क्योंकि वो समझ चुका था कि निहारिका आगे क्या कहने वाली है। और वो उसको कहता है कि तुम्हें मेरी चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। तुम अब तक यहाँ पे इसलिए रुकी थी ताकि तुम मेरा ख्याल रख सको, लेकिन तुम्हें मेरे ख्याल रखने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल ठीक से रख लूँगा। और जो वेन होता है ना, वो कहता है कि बच्चे, तुम्हें पता ही है होगा कि तुम्हारी पत्नी ने तुम्हारा बहुत ज़्यादा ही अपमान किया था वहाँ पे, लेकिन वो क्यों किया था तुम्हें पता है? फिर जो आनंद होता है ना, वो कहता है कि नहीं, मुझे कुछ भी नहीं जानना है उस मामले के बारे में। और कहता है कि बस मेरी बेटी का ख्याल रखना। और वो कहता है कि मेरा एक और रिक्वेस्ट है आपसे। फिर आनंद निहारिका के मास्टर की तरफ देखते हुए कहता है, क्या मेरी आपके से एक रिक्वेस्ट है, क्या आप राहुल नाम के किसी व्यक्ति को अपने साथ ले जा सकते हो? जो मास्टर वेन होता है वो हाँ में सिर हिलाता है और निहारिका भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर जो निहारिका होती है ना, वो कहते हैं कि मास्टर हम कब निकलने वाले हैं? उसका मास्टर कहते हैं कि अभी ही। निहारिका और उसका मास्टर कुछ टाइम तक वहाँ पे बैठते हैं। तब तक आनंद राहुल को बुला के लेके आया था। वो लोग राहुल के साथ वहाँ से निकल जाते हैं। जो आनंद होता है ना, वो शांति से बैठा था कि तभी एक नौकर वहाँ पे आता है और कहता है कि जय आया है। और गाइज़, मैं आप सभी से माफ़ी माँगना चाहता हूँ कि बहुत दिनों के बाद मैं ये वीडियो ला रहा हूँ। लेकिन गाइज़, मैं पक्के तौर पे कह रहा हूँ, अब से वीडियो रेगुलर आएगी। और साथ ही साथ मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो पिछला पार्ट है ना, जो उसके अंदर मेरे को वॉइस में थोड़ी दिक्कत थी, तो मैं जो होल वीडियो लाऊँगा ना, 1 से लेके 50 चैप्टर तक का, उसके अंदर सारी चीज़ें जितनी भी गड़बड़ होगी ना, उन सारी चीज़ों को ठीक करके गाइज़ बहुत ज़्यादा अच्छे से वीडियो बना के मैं डालने वाला हूँ। सो गाइज़, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए इस स्टोरी को। उसके अलावा मैं यहाँ पे फ़िल्मोरा का फ्री वाला वर्ज़न इस्तेमाल कर रहा हूँ। तो गाइज़, आपको लोगों को लोगों में थोड़ी दिक्कत हो तो मुझे माफ़ कर देना, क्योंकि इस जो वाला सॉफ्टवेयर है ना, इसके अंदर वॉइस बहुत ज़्यादा क्लियर आती है इस वजह से। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।